हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स की जर्नी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जो क्लास 10th में आपने सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, बहुत सारी चीजें जो थी बेसिक चीजें आपने वहां पर कंप्लीट कर ली है। लेकिन हम ये मानेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। हम जो आपको सिखाने वाले हैं बहुत स्क्रीच लेवल से हम सिखाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा जो चैप्टर 1 है बच्चों, उस चैप्टर 1 का एक बेसिक है जिसमें दे रखा है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो अगर सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखेंगे, इकोनॉमी होता क्या है। तो बच्चों, इकोनॉमी एक सिस्टम है वेयर द पीपल अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर जो लोग हैं वो अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग करेंटली। आई एम आल्सो I'm working for getting a revenue that is known as my economy activities. जो ये मैं जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ ना, उसी एक्टिविटीज को इकोनॉमी एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है। फिर बात आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो एक्टिविटीज मैंने कर ली है, उसके बाद जब आप मेरी स्टडी करोगे कि सर ने कितने ट्यूशन फीस अर्न करी, सर को स्कूल से कितना फीस जनरेट हुआ, जब आप मेरी इनकम, पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, या जब आप पूरे देश की इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो वो सब चीजें जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसे कहा जा सकता है, वो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इकोनॉमी जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोचेस है और इकोनॉमिक्स जो है वो एक थ्योरेटिकल अप्रोचेस है। तो स्टूडेंट्स, हम वेट नहीं करते, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो हमने डिराइव किया है ना, हमने कोई बड़ा, हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। इकोनॉमिक्स वर्ड जो यूज किया गया था वो बहुत छोटे यूज के लिए किया गया था। अगर मैं कहूँ ओइकोनोमिया, इकोनॉमिक्स जो था ना, जो वर्ड जो लिया गया है, वैसे ओइकोनोमिया यानी कि ये ओइको का मतलब होता था हाउस होल्ड और नेमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ये अगर मैं कहूँ, ये हाउस होल्ड के मैनेजमेंट से रिलेटेड था। ठीक है ना। एक छोटा सा घर है, उसमें किस तरीके की जो इकोनॉमी एक्टिविटीज की जा रही है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, ये सब चीजों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। तो इकोनॉमिक्स जो है एक तरीके का ब्रांच ऑफ नॉलेज अब तो बन गया है, और जिसमें वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें वो ह्यूमन एक्टिविटीज की स्टडीज की जाती है, जहां पर हमें क्या करना होता है, हमें स्केर्स रिसोर्सेज को एक्वायर करना होता है। ठीक है। जैसे बच्चों, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज है ना, अगर हम कहें कि वो सारी रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारा जो मनी भी है बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो इकोनॉमिक्स में हमें ये पढ़ना होता है कि हम सबसे पहले रिसोर्सेज को एक्वायर कैसे करेंगे, और देन उसके बाद में आता है उसका यूटिलाइजेशन, कि हम किस तरीके से, क्योंकि बच्चों हमारी जो वांट्स है बच्चों, अनलिमिटेड वांट्स है। इवन आपको बताएगा होगा कि स्टूडेंट्स, कि मुकेश अंबानी ने अभी भी कमाना बंद नहीं किया। कंटिन्यूअसली ही इज अर्निंग, और वो अपने स्केल को, बिजनेस के स्केल को बड़ा बनाते जा रहे हैं, अपने रेवेन्यू के स्केल्स को बड़ा बनाते जा रहे हैं। इवन सबसे जो है सबसे रिचेस्ट पर्सन आपको पता है, उन्होंने भी अभी तक कमाना बंद नहीं किया है बच्चों। मुझे बता सकते हैं कौन है इन सबसे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन? देखिए अभी जो है वो कई बार क्या होता है कि ये लिस्ट जो है ऊपर नीचे चेंजेस होती रहती है। तो आप सबको पता होगा कि जो अमीर इंसान है उन्होंने भी कमाना बंद नहीं किया। तो भाई हम हमारी जो वांट्स है ना बच्चों, वो अनलिमिटेड वांट्स है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स वर्ड्स को यूज किया है, वो हाउस होल्ड के मैनेजमेंट से यूज किया है, और हमारी जो वांट्स है बच्चों, अनलिमिटेड वांट्स है। तो बच्चों, अनलिमिटेड अगर हमारी ह्यूमन वांट्स होगी और हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, तो हमें एक आर्ट चाहिए होगा कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के ऊपर यूज करें, अप्लाई करें, ताकि हमें क्या मिल पाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। सपोज अगर देखा जाए तो मेरे भी बहुत सारे वांट्स वांट्स है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड वांट्स कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों, मेरे पास लिमिटेड इनकम है, तो मुझे इस तरीके से अपनी इनकम को यूज करना है ताकि मैं अपने लिमिटेड इनकम से जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस गेन कर पाऊं। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे देखने के लिए जा रहे हैं बच्चों। अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। देखिए, ये देखो बच्चों, आप देख रहे होंगे, दैट इज नोन एज अ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स बच्चों। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, इतने से रिसोर्सेज है, ये हमारी वेल्थ है और ये हमारी
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट से बच्चों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करें, कब जाके हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। So now matter how much resources mean you have, these must be scarce in relations to your wants। अगर देखा जाए कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है वो स्केर्स ही साबित होंगे, लेकिन आपकी वॉन्ट्स जो होगी वो कभी भी जो होगी वो लिमिटेड वॉन्ट्स नहीं हो सकती है। जितना आप अर्न करोगे उतनी आपकी वॉन्ट्स जो होती है वो बढ़ती जाएगी बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों स्कैरसिटी और अल्टरनेटिव यूज। बच्चों देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज को हम अपने अल्टरनेटिव यूजेस पे खर्च कर सकते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको यहाँ इस टॉपिक में बताने वाला हूँ कि क्या स्कैरसिटी होती है और क्या क्या अल्टरनेटिव यूज है। बच्चों देखिए हमारे पास जो मनी है ना उसको हम जैसे चाहें वैसा हम खर्च कर सकते हैं। सपोज अगर मेरी डिमांड है, मेरी फैमिली की डिमांड है कि 1 लीटर मिल्क मुझे चाहिए होगा, ठीक है ना? और हमने पढ़ा है कि जितना दूध आप कंज्यूम करते हो ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है, ठीक है ना? नॉर्मली जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो ज्यादा दूध को कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी अपनी इनकम दूध के ऊपर खर्च कर दूंगा, इवन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब मेरे पास जो मनी है ना बच्चों उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है बच्चों। मैं उस मनी से मिल्क बाय कर सकता हूँ, मैं रेंट पे कर सकता हूँ, मैं उससे फूड आइटम बाय कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे सॉरी, तो बहुत सारे मेरे यूजेस हैं जिसको मैं मनी से मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले स्कैरसिटी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उस स्केर रिसोर्स है। इवन हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की जाए, हम पढ़ते हुआ है कि हमारे पास जो वाटर है वो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है बच्चों। इवन हमको पता है कि 3/4 हमारी जो अर्थ है उसमें वाटर है, इवन दो फिर भी वो पानी जो है ना पीने लायक नहीं है बच्चों, ठीक है ना? और हमारी जब समर वेकेशंस आते हैं स्पेशली पानी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है बच्चों। चाहे आप कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे होंगे, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बच्चों। तो रिसोर्सेज चाहे हमारे पास में देखा जाए सारे जो फॉरेस्ट है बच्चों, क्या वो हमारे पास अनलिमिटेड फॉरेस्ट है? क्या हम उसको काट सकते हैं, यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज है बच्चों। तो सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स है और हमारे पास जो ह्यूमन वांट्स है बच्चों वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किस तरीके से हमें अपनी रिसोर्सेज को सप्लाई करना चाहिए हम अपने डिमांड्स को, ताकि हम अपने डिमांड ऑफ रिसोर्सेज को हम फुलफिल कर पाए। तो बच्चों सबसे पहले रिसोर्सेज के ऊपर बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज है। सपोज अगर मैं बात करूं लैंड जो कि एक रिसोर्सेज है बच्चों, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? चाहे तो आप उस लैंड पर व्हीट ग्रो कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर राइस ग्रो कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अब एक ही लैंड है, उसके मल्टीपल यूजेस है, दैट इज नॉन एज द अल्टरनेटिव यूजेस बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर रिसोर्सेज और हमने स्कैरसिटी और अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास में प्रॉब्लम आती है बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम आती है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव। बच्चों हमारे पास बहुत अल्टरनेटिव्स है, लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों हमें अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज कर लेना चाहिए बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है? एक्चुअली हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज स्केर्स है, और दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज करें, ठीक है ना? और फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर का साइंस माना गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी होती है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बाद हमें प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशंस, और हम किस तरीके से अपने स्केर्स रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज के ऊपर स्केर्स जो है हमारी वॉन्ट्स है उसके ऊपर हम यूज करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज अगर मेरे पास कोई सैलरी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी इफ आई एम गेटिंग, तो मेरे बहुत सारे जो है वो वॉन्ट्स है। इवन मुझे हो सकता है मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी हो, मुझे अपने हाउस होल्ड्स के लिए मुझे अपने ग्रोसरी के लिए कुछ पैसा खर्च करना होगा,
मुझे अपने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च करना होगा। तो मेरे पास में बहुत सारे क्या है अल्टरनेटिव्स है। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज बहुत स्केर्स है। मैं सारा पैसा एक जगह खर्च नहीं कर सकता। तो मेरे पास में जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम आती है ना, वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कहाँ पर उस मनी को यूटिलाइज़ किया जाए, कहाँ पर वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है? उसके बाद में सबसे पहले अगर हम बात करें कि भई हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव होने चाहिए। अगर मुझे लगता है कि भई मुझे जो पैसा है अपना इस तरीके से मुझे बाइफरगेट करना होगा मनी को, ताकि मैं अपनी हर एक इच्छाओं को, अपनी वांट्स को कम से कम मैं क्योंकि इच्छाओं को सारा पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी वांट्स होती है वो तो अनलिमिटेड होती है। लेकिन फिर भी मैं किस तरीके से उसे सैटिस्फाई करूँ, तो मुझे जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो रैशनल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लिमिटेड इनकम है। तो लिमिटेड इनकम से मुझे अपने जो वांट्स है उसको इस तरीके से फुलफिल करना पड़ेगा कि मेरी जो वांट्स है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, और हमें जो चाहिए है बच्चों, हमें मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन चाहिए होता है बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें, ताकि हमें क्या मिल पाए, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। जैसे नॉर्मली अगर बात करें सब सैटिस्फैक्शंस की जो पैरामीटर है वो सबका अलग-अलग है। जैसे कंज्यूमर क्या चाहता है? बच्चों कंज्यूमर जो एजेंट है वो क्या चाहता है? वो सबसे पहले चाहता है कि मैं अपने खर्च को, मैं अपने एक्सपेंडिचर्स को इस तरीके से मैनेज करूँ ताकि मुझे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शंस मिल पाए। तो ये मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन हम बात करते हैं यूटिलाइजेशंस के ऊपर, हम इस तरीके से मनी को यूज़ करें ताकि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं को मैं कम से कम जो है वो सैटिस्फाई कर पाऊँ। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर्स की भी एक जो है वो उसकी मैक्सिमम उसका उसका भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर पाए। उसके पास में रिसोर्सेज कम होते हैं। आपको पता है ना, प्रोडक्शंस के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए बच्चों। तो मैं अगर बात करूँ एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि मैं मिनिमम रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊँ। अगर हम बात करें सोसाइटी की, अगर बात करें सोसाइटी और इकोनॉमी एज़ अ होल की बात करें, तो सोसाइटी का सबसे बड़ा जो मेन गोल होता है, वो है सोशल वेलफेयर करना। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो पाए। जैसे गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट का भी तो सोसाइटल ऑब्जेक्ट होता है। सोसाइटी के लिए वो बनी हुई होती है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि सोसाइटी में जितनी भी जो पॉवर्टी है, ठीक है ना? उसे रिमूव किया जा सके। जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी जो हैं वो फैसिलिटीज़ हम पब्लिक को प्रोवाइड कर पाएँ। तो यहाँ पर जो सोसाइटी देखा जाए तो उनका ऑब्जेक्ट होता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कर पाएँ बच्चों। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर 2 ब्रांचेज़ होती है बच्चों, सबको पता होगा। एक होती है बच्चों हमारा माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है? एक हमारी इकोनॉमी होती है माइक्रो इकोनॉमी, जो अभी हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी, जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे बच्चों। तो माइक्रो का मतलब ही हो गया बच्चों छोटे से होता है माइक्रोज़। ये माइक्रो वर्ड जो लिया गया है ना बच्चों, एक वर्ड है बच्चों माइक्रोज़ से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रो वर्ड जो है इट इज़ इन्वेंटेड फ्रॉम द माइक्रोज़, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और यहाँ पर क्या फ़ोकस किया जाता है, क्लास 11th में हमें क्या फ़ोकस करना है? क्लास 11th में हमें फ़ोकस करना है इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर। हमें एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की इनकम के बारे में हमें पढ़ना है। हमें फर्म्स के एक फर्म के बारे में पढ़ना है, हमें इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में हमें एनालिसिस करना है। अभी हम पूरे होल मार्केट के बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि होल मार्केट अगर अगर जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात की जाए तो माइक्रो में आ जाएगी। अगर आप पूरे देश की इनकम, नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस की बात की जाए, तो वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना होता है, हमें इंडिविजुअल्स की डिमांड के बारे में हमें फ़ोकस करना होता है, डिमांड क्या होगी उसके ऊपर पूरा फ़ोकस करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रोज़ की बात करें, तो यही बात राइटली आ जाएगी। और मैक्रो वर्ड जो है मैक्रो से लिया गया, माइक्रो वर्ड माइक्रो से, और मैक्रो वर्ड मैक्रो से लिया गया है। बच्चों इसमें फ़ोकस क्या है? इसमें इकोनॉमी को हम क्या करेंगे, इकोनॉमी एज़ अ होल कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पर जो भी डील करेंगे वो एग्रीगेट के साथ में करेंगे। जैसे इंडिविजुअल डिमांड की बात करनी है, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करनी, तो माइक्रो में आता है। लेकिन हम अब बात करें एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, तो वो जो है वो फ़ोकस किया जाता है हमारे
मैक्रो इसको मैक्रो के अंदर। जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हमने माइक्रो में बात की कि हमें इंडिविजुअल की डिमांड की बात करनी है, तो हम माइक्रो में बात कर रहे थे। जब जब हमें एग्रीगेट डिमांड की बात करनी है, हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में, पूरे कंट्री के बारे में हमें बात करनी है, तो वो सारे जो है वो हमारे मैक्रोज के अंदर आ जाते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ ही लिया कि लेवल ऑफ स्टडी जो है ना, माइक्रो में हम एक हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमीज में तो हम इकोनॉमी को पूरा एज ए होल कंसीडर करते हैं बच्चों। कोर फोकस की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पर हम आउटपुट, डिटर्मिनेशंस ऑफ आउटपुट और प्राइस ऑफ इंडिविजुअल्स या फर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम एग्रीगेट आउटपुट्स की बात करेंगे। हम यहाँ पर जनरल प्राइस थियरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, जहां पर इकोनॉमी को पूरे एग्रीगेट तरीके से स्टडी किया जाता है। इकोनॉमी एज ए होल कंसीडर करके हम स्टडी करते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसके एजम्पशंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो है एजम्पशंस है जहाँ पर हम वेरिएबल्स को रिमेन मानते हैं। जैसे एग्रीगेट आउटपुट जो दे रखा होगा उसे हम एक रिमेन हम कंसीडर करेंगे, उसमें कहीं चेंजेस नहीं होगा। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर अगर मैक्रो की बात करें तो माइक्रो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है ना उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे बच्चों। अगर हम माइक्रो की बात करें तो मैक्रोज को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। जब लेकिन हम मैक्रो की बात करें तो माइक्रो को हमें कांस्टेंट मानना है। अब यहाँ पर कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पर मार्केट के दो फोर्सेस आपको पता है, सप्लाई और डिमांड, जो क्या करती है, मार्केट को अफेक्ट करती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करने वाली जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बच्चों कई बार क्लास 11th में इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमने अभी देख लिया माइक्रो और मैक्रो में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं, दो अप्रोचेस होती है हमारे पास में, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो अगर हम बात करें तो व्हाट वाज और व्हाट इज, अगर हम बात करें व्हाट वुड बी, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो पर फोकस करता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी। जैसे अगर हम बात करें, हाँ, जैसे ये जो डील करता है ना वो फैक्ट्स और फिगर के ऊपर डील करता है। जैसे अगर हम बात करें कि 22% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर, जो कि बिल्कुल सही है, वेरीफाइबल है। फॉर द ट्रूथ इवन द स्पेसिफिक नंबर स्टेट हैपेंस टू बी रॉन्ग, इट कैन बी वेरीफाइड। बट जो 22% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया जो है वो एब्सोल्युटली पुअर है, क्योंकि ये जो डेटा जो हमें वो फैक्ट्स और फिगर जो है, जो गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट है उससे हमें ये डेटा जो है हमने गेट किए हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जो रियलिस्टिक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की बात की जाए तो ये डिफाइन करता है व्हाट ऑट टू बी। तो बच्चों व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, और व्हाट वुड बी क्या होगा, ये तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए बच्चों। अगर हम बात करें व्हाट ऑट टू बी की बात करें, यहाँ पर बात आती है ओपिनियन और जजमेंट की बात आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे अगर हम बात करें कि हमने रियल बात करें कि 22% जो है हमारे यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें जो पॉवर्टी है उसको हमें रिमूव करना चाहिए, किस तरीके से जो सिचुएशन है उसे चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पर बात आती है मनरेगा की। कि यहाँ पर हमें जो टैक्स पेयर है, ठीक है ना, जो मनरेगा यूजर्स टैक्स पेयर मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मली बात आती है कि हमें, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि बहुत सारे स्कीम्स जो हैं, जैसे हमने मनरेगा जैसी स्कीम्स ओपन करी थी, तो अगर हमें एडिट करना है पूरी तरीके से, हमें गरीबी को हटाना है, पॉवर्टी को हमें हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेगी। तो हमें जैसे मनरेगा जो अगर बात करें, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि इस तरह की स्कीम्स को क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये डिबेट लीड्स टू बी डिबेट नॉट वेरीफाइबल फॉर द ट्रूथ, ये कोई ट्रूथ नहीं है बच्चों। कि नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई इन जैसी स्कीम्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर इंडिया में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, लोग काम करने के लिए रेडी नहीं है। वो देखते हैं कि मनरेगा जैसी स्कीम है तो हमें अपने गांव के अंदर ही बहुत मिल जाएगा, तो क्या हो जाते हैं कि वो इस तरीके से बिल्कुल ही आलसी हो जाते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बात करता है व्हाट ऑट टू बी, और ये भी बात करता है कि
ऐसी कौन सी स्कीम आनी चाहिए हमारे यहाँ पर कि हम पूरी तरीके से पॉवर्टी को रिमूव कर पाए बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमी जो बात करता है व्हाट वाज व्हाट इज और व्हाट वुड टू बी, क्या है हमारी सिचुएशन, और नॉर्मेटिव बात करता है क्या होना चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस की, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा स्टैटिकल डिपार्टमेंट है, वो हर साल ईयरली हमें डेटा हमें देता है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है। लेकिन नॉर्मेटिव बात करता है कि हमें किस तरीके से, अगर ये प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए। क्या-क्या हमारे पास में इस तरीके के उपाय हैं ताकि हम गरीबी को हटा पाएँ, पॉवर्टी को या अनएम्प्लॉयमेंट को हटा पाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हमने बात ही कर लिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना, वो इश्यू पे बात करती है कि क्या पास्ट में क्या था, प्रेज़ेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। यहाँ पर हाइलाइट किया जाता है नेचर्स और एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम्स को। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, व्हाट ऑट टू बी। ये बेसिस है, ये किस पर बेस्ड है, ये फैक्ट और फिगर पे बेस्ड है, ये रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर ये बेस्ड होता है जजमेंट के ऊपर, क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना चाहिए। ये तो कंट्रोवर्सीज और डिबेट के ऊपर बेस्ड होता है कि सॉल्यूशंस क्या-क्या है। ये वेरीफाइबल होता है बच्चों, जिससे आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो न्यूज़पेपर से, एविडेंस से, डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके पीछे, लेकिन इसको कभी आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ ये जजमेंट पे बेस्ड होता है, तो जजमेंट तो कई बार सत्य भी हो सकते हैं, राइट और ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 138 करोड़, तो ठीक है। अब हमें यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमी की बात करें, तो ये बात कर रहा है कि ओल्ड एज पेंशन जो है ना, वो क्या हो जानी चाहिए? स्टॉप हो जानी चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है केवल बात करता है कि क्या हो जाना चाहिए, इससे क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और इम्पैक्ट होगा। तो हमने बात कर लिया कि इकोनॉमी जो है एक सिस्टम है, जहाँ पर पीपल अर्न देयर लिविंग। जैसे आई एम अ टीचर, जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, चाहे फार्मर है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही है ना, दैट इज़ नोन एज़ द इकोनॉमी। ये जो है इकोनॉमी जो है प्रेज़ेंट की बात करता है, इकोनॉमी जो बात करता है वो प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें द इकोनॉमिक सिस्टम स्पेक्ट्रम की बात करें, तो बच्चों हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए, तो इकोनॉमी के अंदर हम प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज हम करते हैं बच्चों, ठीक है ना? और ये सारा प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज जो कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ अलग-अलग टाइप की इकोनॉमी है, कि जहाँ पर एक होता है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, जहाँ पर क्या होता है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में पूरा का पूरा जो है वो 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है बच्चों। यहाँ पे चाहे प्रोडक्शन हो जाए, चाहे आप उसका डिस्ट्रीब्यूशंस के कहें, तो ये सारा का सारा जो वर्क है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। अब बात की जाए मिक्स इकोनॉमी, जैसे हमने बात किया इंडिया जो है स्टार्टिंग में पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी बनना चाह रहा था, यही सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बनना चाह रहा, बट द सिचुएशन इज हैपन इन द वर्स्ट इन द 1991, और उसके बाद हमें एलपीजी पॉलिसी लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद जो है बच्चों हम मिक्स इकोनॉमी के ऊपर बात करें, तो जहाँ पर सोशलिस्ट और जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के ही क्या एडवांटेजेस होते हैं, दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, दैट इज नॉन एज द मिक्स इकोनॉमी। तो इंडिया जैसी कंट्री में हम मिक्स इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई करते हैं अभी, ठीक है ना? जहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट और एज़ वेल एज़ जो प्राइवेट है, वो दोनों ही मिलके इस इकोनॉमी को रन करती है। उसके बाद आता है बच्चों मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। यहाँ पर किसी भी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बिल्कुल 0% गवर्नमेंट का जो है, उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ये देखा जाए पूरे मार्केट जो है, क्योंकि मार्केट में 2 फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होती है कि प्राइसेस जो है वो डिसाइड किस टाइप से होंगे, ये डिमांड और सप्लाई पर। ये है हमारे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके में इस तरह की इकोनॉमी का एग्जांपल देखने को मिलता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे बात कर ली है कि देयर आर 3 काइंड ऑफ इकोनॉमी, एक होती है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, एक होती है मिक्स इकोनॉमी और तीसरा होती है मार्केट इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का अगर देखा जाए तो इसका क्या ऑब्जेक्ट्स होता है? इसका ऑब्जेक्ट्स होता है बच्चों सोशल वेलफेयर करना। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज कंट्रोल द होल कंट्री और होल इकोनॉमी। देयर मेन मोटिव इज द सोशल वेलफेयर। और यहाँ पर कंज्यूमर की कोई सॉवरेनिटी नहीं होती है। यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस किया जाए,
और सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं बच्चों। डिसाइड प्राइस डिसाइड करने का काम भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस होता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करती है पूरी इकोनॉमी को। अगर हम बात करें नेक्स्ट मिक्स इकोनॉमी की, अगर हम बात करें तो मिक्स इकोनॉमी जो है बच्चों, इंडिया जैसी कंट्री मैंने बता दिया जहां पर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों। यहाँ ऑब्जेक्ट होते हैं प्रॉफिट के साथ साथ एज वेल एज सोशल वेलफेयर जो है वो मोटिव होता है बच्चों। यहाँ पर कंज्यूमर की सोवरेनिटीज होती है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट पीडीए सिस्टम लागू करती है बच्चों। इवन जो है गवर्नमेंट की जो है डोमिनेंस होने के साथ साथ में प्राइवेट का भी क्या होता है, रोल होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पीडीएस सिस्टम लेकर आती है। और यहाँ पर इंडिया में हमारे यहाँ पर जो है डिमांड और सप्लाई, यानी कि दो टू फोर्सेस है वो भी वर्क करती है। अब यहाँ बात करते हैं रिसोर्सेज और प्राइजेस की बात करें। यहाँ रिसोर्सेज और जो प्राइजेस हैं दोनों के पास में ऑन होते हैं, या गवर्नमेंट और पीपल दोनों मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एसेंशियल गुड्स को, और डोमिनेंस जो होता है वो दोनों इक्वल होता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। अब बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यूएसए हो गया, यूके हो गया, जो मार्केट इस तरह की इकोनॉमी पे वर्क करता है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बच्चों। यहाँ पर कंज्यूमर की सोवरेनिटीज होती है बच्चों। कंज्यूमर चाहे जिस तरीके से गुड्स को बाय कर सकता है अपने चॉइस के ऊपर। यहाँ रिसोर्सेज और प्राइस जो डिसाइड किए जाते हैं मार्केट डिसाइड करता है पूरी तरीके से बच्चों। मार्केट में 2 फोर्सेस होंगे, डिमांड और सप्लाई। जहाँ पर दोनों में जहाँ पर सेट होंगे वहीं पर प्राइस क्या होगी डिसाइड की जाएगी। और यहाँ डोमिनेंस जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा डोमिनेंस होता है इस मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो बच्चों हमने पढ़ लिया देयर आर 3 काइंड ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। आई होप स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और ये आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम उसको वापस रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।